दोस्तों के साथ मूवी देखना, लड़कियों को छेड़ना, रोज रोड पर तेज स्पीड में बाइक चलाना और हर तरह के गलत काम करना जो एक जवान इंसान अपनी जवानी में करने की शौक रखता है। मेरे पापा मुझे हमेशा गलत काम करने से रोकते थे और मुझे मेरी मम्मी भी टोकती रहती थी। मेरी मम्मी ने मेरे बहनों को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे। मेरी बहनों ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी और उसके बाद वह घर में बैठ गई थी क्योंकि मेरे पापा के इतनी कमाई नहीं थी कि वह आगे अपनी बेटियों को और पढ़ा सकते। मेरे पापा को उससे बहुत उम्मीदें थीं और वे चाहते थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई है ताकि मैं आगे चलकर किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरा इंटर कंप्लीट करवाया था, लेकिन मैं था कि मेरा पढ़ाई पर ध्यान लगता ही नहीं था और न ही मैं घर पर कभी कोई ध्यान दिया करता था। सुबह जब वह घर से निकलता तो रात को देर से घर वापस आता था। अपनी यान्चा के चक्कर में मेरा घर के खाने पीने पर भी कोई ध्यान नहीं रहता था। मैं कभी अपनी पॉकेट मनी से अपने दोस्तों को पार्टी देता तो कभी मेरे दोस्त अपने पॉकेट मनी से मुझे पार्टी देते थे। मैं घर के खाने से भी बहुत दूर था और अपनी सेहत पर भी कोई ध्यान नहीं देता था। मेरे घरवाले मेरी इस हरकत से बहुत परेशान थे। मेरे पापा तो मुझे समझा समझा कर थक चुके थे। इतना घर से बाहर मत निकलना करो और कभी अपने घर पर भी ध्यान दिया करो, मगर मुझे हर बार अपने पापा की बातें बुरी लगती थी और मैं उनकी बातों को इग्नोर करने के बाद अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहा था और पापा की बात कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मेरी मम्मी अगर मुझे समझा दी तो मैं उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता था कि मैं आपका ही तो बेटा हूं, क्या आप चाहती हो कि आपका बेटा इतनी सी उम्र में जिम्मेदारियां संभालने लगे। मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटा तुम्हारे पिता बूढ़े हो चुके हैं और तुम जानते हो कि मैं भी बीमार रहती हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि माता पिता कितनी अहमियत रखते हैं। तुम्हारे पिता अकेले ही इस घर को चला रहे हैं, अब तुम जवान हो गए हो, उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखाकर जवान कर दिया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम कोई अच्छी नौकरी करो और अपने पिता का सहारा बनो। इस घर की जिम्मेदारियों को उनके कंधों से उतारकर अपने कंधों पर कर लो, मगर तुम हो कि घर पर कोई ध्यान ही नहीं देते। अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो तुम जानते नहीं कि हम लोगों पर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मगर मैं कभी भी अपनी मम्मी के इस बात का मतलब समझ ही नहीं पाया था। मुझे तो जो करना होता था मैं वही कर रहा था। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसीलिए वो लोग भी मेरे साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करते थे। मेरे दोनों बहनें भी मुझ पर जान देती थी। दिन मैं अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने के लिए गया हुआ था जब अचानक मैं घर से मेरी बहन की कॉल आ गई। मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया था कि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी से घर आ जाओ। मगर मैं अपने शहर से बहुत दूर और आया हुआ था, कुछ भी करके मैं वहां जल्दी नहीं पहुंच सकता था। हमारे शहर से मनाली का पूरे 15 घंटे का रास्ता था। मैं जैसे ही अपने घर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। जगह जगह से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। मेरी मम्मी उजड़ी हुई हालत में एक तरफ को सूझबूझ से बैठी हुई थी और उसकी बराबर में मेरी दोनों बहनें भी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और उन लोगों के सामने में पापा के अर्थ ही रची हुई थी। मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने उनके दिल का ऑपरेशन बताया था, लेकिन हम लोग गरीब थे, उनका ऑपरेशन कैसे हो सकता था। और फिर मैं भी अपनी माँ और बहनों के पास नहीं था जो कोई और बंदोबस्त कर सकता। मेरे पापा को कोई सहारा नहीं मिला, उनका ऑपरेशन नहीं हो सका, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अपने पापा की मौत पर मैं बहुत रोया था। मेरे पापा मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे और मैं उनके उस करे वक्त में उनके साथ तक नहीं था। मुझे उस दिन अपने आप से नफरत होने लगी थी। मेरी माँ विधवा हो चुकी थी जबकि मेरी दोनों बहनें तड़प तड़प कर रो रही थी। मैं अपने पिता की चिता को आग दे चुका था। घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी और बहनें बहुत परेशान थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। घर में जो थोड़े बहुत पैसे जुड़े हुए थे वो मेरे पापा के इलाज भी उठ चुके थे। पापा की के बाद हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पापा को इतना बड़ा कारोबार भी नहीं करते थे जो उनके पास ढेर सारे पैसे होते, और उनकी जमीन जायदाद भी नहीं थी लिए देकर हम लोगों के पास यही एक छोटा सा घर था जो हमारा सहारा था, जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मगर हमारी जिंदगी का चैन और सुकून तो पापा के बढ़ने के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गया था। मेरी माँ और बहनें पापा को याद करके रोती रहती थी, जबकि मुझे भी अपने पापा की बेहद याद आती थी। अपने पापा की कही हुई हर बात याद आती थी जिनको मैं सुनकर अनसुना कर दिया करता था। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे, बेटा मेरा सहारा बनो, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम जवान खून हो जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे तो हमारे सहारे की बहुत जरूरत है। तुम्हारी दो जवान बहनें हैं, उनकी शादी भी करनी है, तुम्हारी माँ भी बीमार रहती है, उनका इलाज करके उसको ठीक भी वाला है, और फिर एक दिन तुम्हारी शादी भी करनी है। इस सब के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? हम दोनों को मिलकर मेहनत करनी होगी। मगर मैंने अपने पापा की बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। मुझे पढ़ाना चाहते थे जबकि मैं पढ़ नहीं सका था, और आज के जमाने में इंटर हुए इंसान को आसानी से हुई नौकरी भी नहीं
ही मिलती। जब मैं पढ़ाई या करता था तब मुझे लगता था कि मैं काफ़ी पढ़ लिख चुका हूँ, लेकिन अब जब मैं नौकरी की तलाश में था तो मेरी ये पढ़ाई बहुत कम थी। ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। घर के है हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी थी। जब मैं रात तक हार कर घर जाता था तो मेरे आगे खाना रख दिया करती थी। वो ये खाना कहाँ से लेकर आती थी, कहाँ से नहीं, मैंने इस बारे में कभी उनसे पूछने की कोशिश भी नहीं की। मैं तो बस जैसे तैसे अपना पेट भर लिया करता था। पापा के मरने के बाद घर में एक वीरानी सी छा गई थी। मेरी बड़ी बहन की उम्र काफी हो गई थी। पापा के मरने के बाद मम्मी को बहन की शादी की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी बीमार रहती थी। पापा तो हम लोगों को इस दुनिया से अकेला छोड़कर जा ही चुके थे। मम्मी नहीं चाहती थी कि वो भी अपने बच्चों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाए, इसलिए वो चाहती थी कि पहले उनकी दोनों बेटियां अपने अपने हो जाए और उसके बाद वो मेरी भी शादी कर दे और फिर वो सुकून से मर सके। मेरी मम्मी का सोचना समझना बिल्कुल ठीक था, मगर ये सब कुछ कैसे होता। यहाँ तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बहनों की शादी के लिए आखिरी पैसा कहाँ से। आधा मील जो दोस्त हमेशा मेरे साथ पार्टियां करते रहते थे, मेरे साथ खूब आवारागर्दी करते थे। मैंने अपने इस मुश्किल समय में उन सब सिर्फ बहुत मदद मांगी थी, मगर किसी ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया था। इस समय मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अपने दोस्तों के साथ यारी दोस्ती उस समय नहीं निभानी चाहिए थी, बल्कि अपनी माता पिता की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं उनकी बात मान लेता और हायर स्टडी करने के बाद किसी अच्छी पोस्ट फिर नौकरी कर रहा होता तो आज मुझे यह दिन देखना पड़ता। हो रहा था कि माता पिता जो कहते हैं हमेशा ठीक कहते हैं। मुझे अपनी गलती पर रह रहकर पछतावा हो रहा था। मेरा कोई भी दोस्त मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। ना तो कोई मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकता था और न ही कोई मुझे कहीं नौकरी लगवा रहा था। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मगर दोस्त बहुत ही पक्का था। उसने मुझे जॉब के बारे में बताया था। मैंने इंटर किया हुआ था, इसलिए मुझे कोई छोटी मोटी ही नौकरी मिल सकती थी, मगर खाली समय में मैं छोटी मोटी करने के लिए भी तैयार था, क्योंकि खाली हाथ से तो बेहतर था कि घर के खर्चों के लिए कुछ पैसे हुआ थे। इसलिए अगले दिन मैं अपने दोस्त के बताए हुए नौकरी वाले पते पर चला गया था। यह एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप थी, जहां पर मुझे लोगों को ज्वेलरी दिखाने का काम करना था। यह काम मेरे लिए कोई मुश्किल भी नहीं था और यहाँ के मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया था। यहाँ पर मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे हर महीने 10,000 रुपये की सैलरी मिलती थी। ये मेरे लिए बहुत कम थी, मगर मैं क्या कर सकता था। मेरे हिसाब से मुझे ये नौकरी मिल गई थी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मैं यहाँ पर मन लगाकर काम करता था और समय से पहले ही दुकान पर आ जाता था। रात को भी देर से ही दुकान से घर वापस जाता था। मालिक को मेरा काम बहुत पसंद आता था, क्योंकि न तो मैं कोई छुट्टी करता था और न ही मैं कभी दुकान पर आने में लेट हुआ था। मालिक के पास हर तरह के सोने के जेवर थे। हजारों रुपयों से लेकर लाखों करोड़ों तक के गहने मारने की दुकान पर मौजूद थे, क्योंकि उनकी दुकान हमारे शहर के पॉपुलर ज्वेलर्स की लिस्ट में आती थी। उनका बहुत बड़ा नाम था और वो बहुत अमीर थे, मगर मैंने देखा था कि मानी हमेशा बहुत परेशान रहते थे। उनकी परेशानी की क्या वजह थी, मैं कभी इस वजह कुछ समझ नहीं पाया था। मैं घर जाता तो मम्मी हर बार बड़ी बहन की शादी की बात लेकर बैठ जाती थी। आखिर मेरी बड़ी बहन की उम्र ज्यादा हो गई थी। अभी उसकी उम्र इतनी थी कि उसके लिए आसानी से हमें रिश्ता मिल सकता था, लेकिन आगे चलकर उसकी उम्र और ज्यादा हो जाती तो उसके लिए शायद रिश्ते आनी बंद हो जाते, क्योंकि आजकल के जमाने में लोग अपनी बेटी के लिए कम से कम उम्र की लड़की तलाश करते हैं। वैसे तो मेरी बहन में कोई कमी नहीं थी। वो हाई स्कूल पास थी, हर तरह का खाना बनाना जानती थी और घर के हर काम को अच्छे तरीके से करना जानती थी। हम लोगों के पास कुछ था ही नहीं, इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरी बहन के रिश्ते के लिए कभी किसी से नहीं कहा था। मगर अब मेरी मम्मी को हमेशा मेरी बहनों की शादी की फिक्र सताती थी। वो चाहती थी कि जैसे ऐसे मेरी बहन की शादी हो जाए, और इन दिनों मेरी बहन का रिश्ता भी आया हुआ था। मेरी मम्मी ने लड़के वालों को अभी कोई जवाब नहीं दिया था, मगर शादी करना कोई आसान बात नहीं है। साल करने के लिए आज के जमाने में 10 से 12 लाख जरूरत होती है। इतने सारे पैसे मेरे पास कहाँ से आते। अगर पापा जिंदा होते तो वो बहन की शादी के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर लेते। मैं तो कुछ जानता भी नहीं था। ये 10 से 12 हजार वाली नौकरी हुए मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी। भला मैं इतनी कम रकम कमाने वाला इंसान अपनी बहन की शादी कैसे कर सकता था। और से इसके बाद मेरी एक बहन और थी जो उसे 2 साल छोटी थी। मुझे उसकी भी शादी करनी थी। मुझसे मम्मी कहती थी कि तू अपने पापा के जिंदा होते हुए उनकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम हायर स्टडी कर चुके होते तो कोई अच्छी नौकरी कर रहे होते, ज्यादा नहीं तो कम से कम स्तर पर 80,000 रुपये कमा ही रहे होते। आज देखो हम लोग कैसे हालात से गुजर रहे हैं। मैं परेशान था और इसी परेशानी में सुबह के टाइम पर नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया था। मुझे जाना नहीं तो कम से कम अपनी बहन की शादी के लिए 10 से 12 लाख रुपए की जरूरत थी। लेकिन आज के जमाने में कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जो किसी की बेटी लेने के बाद है
ये कह सके कि हमने आपकी बेटी ले ही, इसका मतलब कि हमने आपकी जमा पूंजी ले ली, हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो फिल्मों और सीरियल्स में होता है, रियल रैक में तो लोगों को बहू के साथ साथ ढेर सारा दहेज भी चाहिए होता है, और फिर जेवरात भी। मैं बहुत परेशान था और इसी परेशानी में शॉप पर कस्टमर हैंडल कर रहा था। मानो मुझे परेशान देखा तो मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगे। उस समय मेरे अलावा वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे ही लड़के देर से आते थे और मैं समय से पहले ही दुकान पहुंचाता था। गुहार मुझे दुकान खोलकर दे दिया करता था और मैं पहुंचते ही मालिक भी आ जाते थे। मैंने मालिक को अपने पर सारनी के बारे में बता दिया था। मेरे परेशानी सुनकर मालिक मुस्कुराए थे और कहने लगे कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे घर से आकर मुझसे 10 लाख रुपए ले जाना। मैंने कहा माली, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम आपको कैसे चुका होऊंगा, जबकि मैं तो महीने में मुश्किल से 10 से 12 हजार ही कमा पाता हूँ। मैं तो आपका जब सारी जिंदगी भी नहीं चुका सकता। तो माली हंसने लगे और कहने लगे, अरे मैं तुमसे इतनी जल्दी पैसे नहीं मांग रहा, तो अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटवाते रहना, और वैसे भी तुम मेरी दुकान पर काम ही कर रहे हो, जब तक काम करते रहोगे पैसे कटवाते रहना, और वैसे भी तुम बहुत मेहनती और के हो, धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो आराम से अपनी बहन की शादी करो, आखिर तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है, अपनी माँ और बहनों के तुम ही तो इकलौता सहारा हो। माली की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था और बहुत खुश हुआ था। मैंने घर जाकर जब यह बात अपनी मम्मी को बताई तो मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मालिक तो बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर मैं लड़के वालों को हाँ बोल देती हूँ। मेरी मम्मी कहने लगी, लेकिन बेटा फिर भी मालिक से कहना कि वो तुमसे रकम लेने के लिए जल्दबाजी न करे, क्योंकि तुम इतनी बड़ी रकम को थोड़ी थोड़ी करके ही कटवा सकते हो। अगर उन्होंने पूरी रकम हमसे अचानक कभी मांग लिए तो हम लोग उन्हें इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से ला कर देंगे। मैंने मम्मी से कहा कि आप बेसिक ना हो, मैं मालिक से सारी बात कर चुका हूँ, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए लेने के लिए अपने घर बुलाया है। आप लड़के वालों को हाँ बोल दो और मैं जल्दी ही अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ। अगले दिन जब मैं मालिक के पास उनके 10 लाख लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे और कहा था तो ये पैसे मुझे आराम से दे सकते हो, मुझे किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है। मैं खुशी खुशी वो पैसे लेकर अपने घर आ गया था। जैसे ही पैसे अपनी माँ के हाथ पर लाकर रख दिए तो मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। उन्हें यकीन था कि भले ही उनका बेटा ये पैसे अपनी मेहनत से कमाकर नहीं लाया, लेकिन धीरे धीरे इन पैसों को अपनी मेहनत की कमाई से चुकता जरूर कर देगा। मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया था, जल्दी ही मैं अपनी बहन की शादी कर देना चाहता था। इसे एक लड़की वालों को हमने 2 महीने का समय दिया था और इन 2 महीनों में मैंने अपनी बहन की शादी कर दी थी और उसे विदा कर दिया था। अब मेरी छोटी बहन रह गई थी। मेरी छोटी बहन कहती थी कि वो अभी 2 साल तक शादी नहीं करेगी, और वैसे भी पहले मैं इन पैसों का कर्ज चुका देना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं मालिक या आधे पैसे चुका दूंगा मैं उनसे दोबारा से थोड़ा और कर्ज ले लूंगा और इस तरह अपनी दूसरी बहन की शादी कर दूंगा। मैं खुश था कि मेरी बहन की शादी हो गई थी। आज मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने अपनी बहन की शादी कर दी। आज मेरे पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। इसी तरह 3 महीने गुजर गए थे। 3 महीनों में मैं हर बार 2 या 3 हजार रुपए मालिक से कटवा दिया करता था। जो थोड़ा और समय गुजरा तो मालिक ने मुझे प्रश्न लिए अपने घर बुलाया था। मैं मालिक की बात सुनकर चौंक गया था। उन्होंने कहा था कि रात को तो फ्री टाइम पर मेरे घर आ जाना। आज उन्होंने मुझे दुकान से जल्दी घर भेज दिया था और मैं अपने घर से खाना खाने के बाद जो फ्री हुआ तो मालिक के घर की तरफ चला गया था। मैं जब मालिक के पास गई तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और मेरी बहुत खातिर की थी। मालिक कहने लगे कि तुम मेरे पैसे दे दो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पानी के बाहर सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि आखिर कौन से पैसों की बात कर रहे थे, कहीं वो 10 लाख की तो बात नहीं कर रहे थे। मेरे मालिक से कहा कि आप इन पैसों की बात कर रहे हो, तो हंसते हुए कहने लगे, अरे तुम 10 लाख रुपए को भूल गए क्या, जिसमें तुम अभी मुश्किल से 10 हजार भी मुझे ठीक से नहीं दे पाए हो। मुझे में 10 लाख रुपए चाहिए माली। वहां सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उनसे कहा, मालिक आप कैसी बातें कर रहे हो, आपने मुझे यह कहकर पैसे दिए थे कि आपको पैसे की अभी कोई जल्दी नहीं है और आप हर महीने मेरी सैलरी से पैसे थोड़े थोड़े करके काट लिया करोगे, तो फिर आज आप यह कैसी बातें कर रहे हो। मालिक कहने लगे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, अगर तुमने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम जानते नहीं कि मैं पहुंच कहां तक है। मालिक ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैं मालिक की घर पर उनके हाथों से 10 लाख रुपए की रकम पकड़ रहा था। यह सब देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे और मुझे डर लगने लगा था कि आखिर मालिक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने मालिक के आगे हाथ जोड़ दीजिए और कहने लगा, मालिक प्लीज
मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा। आप कहेंगे तो मैं सारी रात और सारा दिन आपकी दुकान को अकेले भी संभाल लूंगा, मगर भगवान के लिए आप मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं आखिर इतनी ज्यादा पैसे आपको कहां से ला कर दूंगा? जितने भी पैसे आपने मुझे दिए थे वो मेरी बहन की शादी में खर्च हो गए, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। मालिक कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास पैसे इस समय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिए हुए पैसे को भूल जाऊं तो फिर तुम्हें मेरा काम करना होगा। बताओ, मेरा काम करोगे? माली की बात सुनकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ कह दिया था। फिर मैंने उनसे कहा कि कैसा काम? मालिक ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं मालिक की बात सुनकर दंग रह गया था कि आखिर वो मेरे डॉक्यूमेंट चौकड़ी करे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें यूरोप भेजना चाहता हूं, तुम्हारा पासपोर्ट बनवाना चाहता हूं ताकि तुम यूरोप जा सको। मालिक की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर वो मुझे इतनी दूर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। मैंने चौंकते हुए कहा, मालिक मुझे वहां जाकर क्या पढ़ना होगा? तो कहने लगे कि ये सब मैं तुम्हें बता दूंगा, बस 10 से 15 दिन तक का इंतजार करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं बहुत परेशान था कि मालिक के इस बात का मतलब क्या हो सकता है, और परेशानी से ही मैं अपने घर आया तो मेरी माँ मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी मम्मी बहुत डर गई थी। मालिक का एक आदमी में साथ मेरे घर आया था जिसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे। मेरी मम्मी कहने लगे, बेटा तुमने अपने डॉक्यूमेंट अपने मालिक को दे दिए, कहीं तुम्हारा मालिक तुम्हारा पासपोर्ट बनाने के बजाय तुम्हारे डॉक्यूमेंट को कोई गलत फायदा न उठा ले। मैंने कहा, मम्मी पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ क्या होना है। मम्मी कहने लगे कि तुम्हारा मालिक अगर तुम्हें यूरोप भेज रहा है तो तुम मर जाना, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, और तुम्हारे पिता भी हम लोगों के साथ नहीं है। मैंने कहा, मम्मी तो फिर मैं क्या करूं? मालिक पैसे मांग रहा है और अगर पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मालिक पुलिस के हवाले कर देगा। उसके पास पूरा सबूत है कि मैंने उससे पैसे लिए हैं। इससे बेहतर यही होगा कि मैं मालिक का काम कर दूं और इस कर्ज से आज़ाद हो जाओ। मुझे नहीं पता था कि मालिक इतना घटिया इंसान निकलेगा। मम्मी कहने लगे, बेटा तुम नहीं जानते कि दुनिया बहुत बुरी है, पता नहीं तुम्हारे साथ यूरोप जाने के बाद क्या होगा। मम्मी की बात उन्हें कुछ और ज्यादा परेशान कर दिया था। मैं उनके पास से उठकर अपने कमरे में आ गया था। सारी रात मुझे जागते जागते हो गई थी। अगली सुबह जब मैं दुकान पर गया तो मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हारी दुकान से छुट्टी हो चुकी है, तुम अपने घर जाकर आराम करो। जब तुम्हारा पासपोर्ट बनकर आ जाएगा तो तुम्हें बुला लिया जाएगा, तुम अपना सामान पैक करके यहाँ आ जाना। अब मुझे अपने पासपोर्ट आने का इंतजार था। मैं घर में रहकर अपना वक्त गुजार रहा था। साथ साथ है मेरी बहन और मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है कि दिन मालिक की मेरे पास कॉल आई और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपना सामान पैक करो, तुम्हारा पासपोर्ट बनकर आ गया है और जल्द से जल्द मेरे घर पर आ जाओ। मैंने अपने थोड़े से कपड़े रख लिए थे। मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि वो मेरी बहन को लेकर नानी के घर चली जाए, अब यहाँ अकेली रहेंगी तो परेशान हो जाएंगी। मम्मी का मन नहीं कर रहा था कि वो मुझे यूरोप जाने दे, लेकिन हम लोग मालिक के हाथों मजबूर हो चुके थे और कोई रास्ता भी नहीं था। मेरे कहने के मुताबिक मेरी माँ, मम्मी और बहन घर में ताला डालकर नानी के यहाँ रहने के लिए चली गई थी और मैं मालिक के पास आ गया था। माली ने मुझे बताया था कि उनकी जवान बेटी थी जिसको उन्होंने कम उम्र में ही यूरोप पढ़ने के लिए भेज दिया था। वहां पर पढ़ाई करते करते यूरोपियन लड़की से इश्क में पड़ गई थी और उसने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था। उसने यह बहुत अपने पिता को फोन करके बताई थी कि वो उस लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन माली इस बात की सख्त खिलाफ थे। वो अपनी बेटी की शादी उस लड़की के साथ नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी से कहा था कि वो उसे लेने के लिए आ रहे हैं, मगर उनकी बेटी ने साफ इनकार कर दिया और वो जहां पे पढ़ती थी, जिस हॉस्टल में रहती थी, वहां से एक दिन अचानक गायब हो गई। उनके बेटे कहाँ चली गई उन्हें ये बात पता नहीं। लिए वह कई बार यूरोप अपनी बेटी को तलाश करने के लिए गए, जहां पर पढ़ती थी उस पूरे कॉलेज में उन्होंने ढूंढ लिया। कई बार यूरोप जाने के बावजूद भी उन्हें उनकी बेटी कहीं नहीं मिली थी। मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तू यूरोप जाने के बाद तुम्हें मेरी बेटी को गली गली सड़क सड़क तलाश करना होगा। मुझे यकीन है कि तुम जब सड़कों फिरोगे तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी जरूर मिल जाएगी और जैसे ही तुम्हें मेरी बेटी है तुम्हें फौरन उसे मेरे पास लेकर आना है। मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रहा हूँ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, मगर वो मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर रही। माँ ने मुझे अपनी बेटी का फोटो दिखा दिया था और अपनी बेटी के लिए बाकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी। मालिक ने मुझसे कहा था कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया और या फिर कहीं भागने की कोशिश की तो तुम जानते हो